नमस्ते दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस के इस सीरीज़ नंबर 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास बीपीएससी टीआरई 4, यूपी टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, यहाँ तक कि DSSSB और जो बिहार का एस्टेट होता है पेपर 1 और पेपर 2, इन दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। जो कल के क्वेश्चन 28 क्वेश्चन हो गए थे, उसमें से 29वां क्वेश्चन ये है जो आगे हम देखेंगे। कौन सा राजनीतिक सिद्धांत राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है? तो ऑप्शन ए जो है समाजवाद, ऑप्शन बी है शास्त्रीय उदारवाद, ऑप्शन सी है मार्क्सवाद, ऑप्शन डी है कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शास्त्रीय उदारवाद। शास्त्रीय उदारवाद को आवश्यक बुराई माना जाता है और लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। उदारवाद के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है। राज्य आवश्यक इसलिए है कि यह मानवीय समाज में उत्पन्न होने वाले झगड़ों को निपटारा करता है तथा व्यक्ति की सुरक्षा का ध्यान रखता है। राज्य बुरा इसलिए है क्योंकि राज्य की इच्छा का पालन व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। समाज के अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, यह कथन निम्न में से किसका है? तो ऑप्शन ए सेलरस की, ऑप्शन बी रसेल की, ऑप्शन सी रॉबर्ट की, ऑप्शन डी बर्नार्ड शॉ की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बर्नार्ड शॉ की। तो ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने समाजवाद को परिभाषित करते हुए कहा कि समाजवाद का अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है। तो ऑप्शन ए समाजवादी राज्य कहलाता है, पुलिस राज्य कहलाता है, कल्याणकारी राज्य कहलाता है या सर्वोदय कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट बोलते हैं इसको। कल्याणकारी राज्य जो शब्द है ये सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे, मतलब विचारक थे जो आर्क बिशप टेम्पल नाम था उनका नाम था आर्क बिशप टेम्पल नाम था। इनका एक बुक था जो सिटीजन एंड चर्च नाम से था। इसी में सबसे पहले जो कल्याण वेलफेयर स्टेट की बात मिलती है। कल्याणकारी राज्य का आशय ऐसे राज्य से होता है जिसमें सभी व्यक्तियों की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय जो होता है सुलभ होता है या सुविधा के अकॉर्डिंग होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन हस्तक्षेप की नीति में विश्वास करता है? तो ऑप्शन ए जो है व्यक्तिवाद, ऑप्शन बी है सर्वाधिकारवाद, ऑप्शन सी है आदर्शवाद और ऑप्शन डी है समाजवाद। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाद, ऑप्शन ए। व्यक्तिवाद हस्तक्षेप की नीति में विश्वास करता है और हस्तक्षेप की जो नीति है उसको बहुत सारे जो विचारक हैं प्रमुख मानते हैं। जैसे कि उन विचारकों में पहले आ जाते हैं हर्बर्ट स्पेंसर आ जाते हैं, फिर मिल आ जाते हैं, फिर नॉजिक आ जाते हैं, हेयक आ जाते हैं, फिर फ्रीडमैन आ जाते हैं। ऐसे ही आदि विचारक हैं जो हस्तक्षेपवादी विचारक कहलाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अल्पतंत्र का लौह नियम सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मोस्का ने, ऑप्शन बी हो जाएगा मिचेल्स ने, ऑप्शन सी हो जाएगा पेरेटो ने, ऑप्शन डी हो जाएगा लासवेल ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मिचेल्स ने। अल्प जो लौह नियम है वो मिचेल्स ने दिया था। मिचेल्स की एक रचना है जो पॉलिटिकल पार्टी करके है और वो आया था 1911 में। ये इसी बुक में अल्पतंत्र के लौह नियम का सिद्धांत इन्होंने दिया है।
जो मिशेल थे वो जर्मन समाजवादी दल का उन्होंने अध्ययन किया था। मिशेल्स के अनुसार हर समाज में लोगों के दो वर्ग बन जाते हैं, एक वर्ग जो शासन करते हैं और दूसरा वर्ग जो शासित होता रहते हैं। और उनका मानना है कि हर परिस्थिति में सत्ता की यही स्थिति रहती है, जो शासित होता है वो शासित ही रह जाता है, अर्थात शासक वर्ग की जो प्रकृति होती है वो हमेशा एक सी ही होती है। ये अल्पतंत्र के लौह नियम में मिशेल्स का कहना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में संसदीय शासन का मूल सिद्धांत है। ऑप्शन ए व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के मध्य एकीकरण, ऑप्शन बी व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के मध्य पृथक्करण, ऑप्शन सी केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के मध्य एकीकरण। जो गार्नर थे, गार्नर के अनुसार अगर देखा जाए तो संसदात्मक शासन वह शासन प्रणाली थी जिसमें वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका अथवा उनके लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होती थी और राज्य का प्रधान नाम मात्र का एक अनुत्तरदायी होता रहता था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। किसने कहा था क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं कि किसने कहा था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए जो है वो हो जाएगा गिलक्राइट्स, ऑप्शन बी हो जाएगा लॉस्की, ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो गेटल और ऑप्शन डी गार्नर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का वो हो जाएगा ऑप्शन ए गिलक्राइट्स। गिलक्राइट्स जी कहते हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है। ऑप्शन ए जो है वो इंग्लैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी स्विट्ज़रलैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड एक ऐसी कंट्री है स्विट्ज़रलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वाला देश है, जहाँ जनता जो है वो प्रत्यक्ष तौर पर शासन के कार्यों में भाग लेती है, नीति का निर्धारण करती है, कानून बनाने में सहयोग करती है, प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण रखती है। प्रत्यक्ष जो प्रजातंत्र में जनमत संग्रह है और लोकसभाएं हैं, इन सब में भी उपकरणों का प्रयोग करती है और सहभागिता लेती है। आगे क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों में भेद करने का मूल आधार है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति राज्याध्यक्ष के चुनाव की पद्धति, ऑप्शन बी न्यायिक पुनरीक्षीकरण की शक्ति, ऑप्शन सी जो विधि निर्माण एवं वित्त में कांग्रेस मतलब विधायिका की सर्वोच्चता और विधायिका एवं कार्यपालिका के परस्पर संबंध। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विधायिका एवं कार्यपालिका के परस्पर संबंध। ऑप्शन डी इज राइट। इसमें इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का गठन व्यवस्थापिका के सदस्यों के बीच से होता है और वहीं पे जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जो होती है उसमें कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से किसको कानून के समादेश सिद्धांत कमांड थियोरी ऑफ लॉ का उन्नायक कहा जाता है? यानी कि उन्नायक मतलब यानी कि जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएंगे जेरमी बेंथम का, जीन बोंदा का, ऑप्शन सी जॉन ऑस्टिन को और ऑप्शन डी एवी डायसी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे हमारे जॉन ऑस्टिन। ये जो आधुनिक युग है कानूनी संप्रभुता विस्तार से जो विवेचना करने वाले हैं वो जॉन ऑस्टिन ही है। ये इंग्लैंड के विचारक हैं। ऑस्टिन जो है वो अपने संप्रभुता संबंधी जो विचार उनका जो बुक है वो विधि शास्त्र का व्याख्यान में इन्होंने संप्रभुता से रिलेटेड सारी प्रमुख विचार और जो भी इस पे आर्टिकल वगैरह है सब इन्होंने लिखा है। इस पुस्तक में ही जो ये है विधि शास्त्र का व्याख्यान, इसी पुस्तक में इन्होंने विधि के दांडिक स्वरूप का उल्लेख किया है, कानून के समादेश सिद्धांत का वर्णन किया है,
हालांकि बेंथम ने इस सिद्धांत को हाब्स और बुंदा के पश्चात प्रारंभ किया था, लेकिन प्रमुख व्याख्याता मतलब प्रमुख विचारक या बोलने वाला, व्याख्या करने वाला ऑस्टिन को ही माना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। संप्रभुता के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किया? तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा बुंदा ने, ऑप्शन बी लॉक ने, ऑप्शन सी प्लेटो ने और ऑप्शन डी अरस्तु ने। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारे हो जाएंगे बुंदा साहब। संप्रभुता के सिद्धांत का सबसे पहले जो प्रतिपादन किया था वो जिन बुंदा ने किया था। इनके अनुसार संप्रभुता नागरिकों व प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश नहीं होता है। संप्रभुता जो होती है वो एक निश्चित क्षेत्र में राज्य की सर्वोपरि शक्ति है। और संप्रभुता जो है वो दो पक्ष है संप्रभुता में, एक आंतरिक संप्रभुता है और एक बाह्य संप्रभुता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए जो है वो सुख एवं दुख गणक बेंथम हो जाएंगे, बहुल मतदान का निषेध जो है मिल हो जाएंगे, सकारात्मक स्वतंत्रता हीगल से रिलेटेड है, दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्लेटो से। तो इसमें सारे आंसर सही हैं, सिर्फ जो ये है नहीं है बहुल मतदान का निषेध मिल। तो जो मिल थे वो बहुल मतदान का जो था वो समर्थन करते थे, निषेध मतलब होगा कि नहीं करते थे, यानी कि बहुल मतदान का मिल समर्थन करते थे, निषेध नहीं करते थे। तो ये ऑप्शन हमारा यही गलत है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए हो जाएगा जो हो जाएंगे लॉक हो जाएंगे, ऑप्शन बी रूसो हो जाएंगे, ऑप्शन सी स्पेंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी गार्नर हो जाएंगे। तो सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन उदारवाद के जनक जॉन लॉक ने किया। तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो हमारे हो जाएंगे जॉन लॉक, ऑप्शन ए। जो हाब्स की संप्रभुता थी वो निरंकुश संप्रभुता थी और सीमित एवं संवैधानिक संप्रभुता सिद्धांत का भी प्रतिपादन की जो है वो लॉक को माना जाता है। तो और नागरिकों का अधिकार जो है सरकार बदल दे, उसमें परिवर्तन कर दे, ये सारी चीज़ें भी लॉक मानते थे। और क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। किस सिद्धांत को संप्रभुता के एक तत्व सिद्धांत के विरोध के रूप में माना जाता है? तो ऑप्शन एक तत्व की बात करता है तो बहुलवाद, ऑप्शन बी अराजकतावाद, ऑप्शन सी नाजीवाद, ऑप्शन डी उदारवाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बहुलवाद। एक तत्व नहीं, इसमें जो संप्रभुता के एक तत्व सिद्धांत के विरोध में बहुलवाद को माना जाता है। बहुलवादियों ने भिन्न भिन्न आधारों पर संप्रभुता के एक तत्व सिद्धांत पर प्रहार किया। जो डुगवी थे उनके अनुसार कानून संप्रभु की आज्ञा नहीं वरन सामाजिक समरसता की शर्त है, क्योंकि कानून को अस्तित्व में लाने का श्रेय राज्यों में नहीं है, वह राज्य की उत्पत्ति के पूर्व भी विद्यमान था। और वहीं लास्की, जीडीएच कोल, बार्कर, लिंडसे और मैकाइवर ने भी संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थन किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। प्रत्येक राज्य उन अधिकारों से जाना जाता है जिसकी वह व्यवस्था करता है। यह मतलब कथन या उक्ति किसकी है? तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा लॉक की, ऑप्शन बी हो जाएगा जेएस मिल की, ऑप्शन सी हो जाएगा लॉस्की की और ऑप्शन डी हो जाएगा लॉर्ड ब्राइस की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे हमारे लॉस्की साहब। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है, यह किसका कथन है? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड एक्टन, ऑप्शन बी है ऑस्टिन, ऑप्शन सी है पोलैंड, ऑप्शन डी है लॉर्ड वाइस। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारे हो जाएंगे
वो हमारा हो जाएगा लॉर्ड एक्टन। स्वतंत्र, इसमें देखा जाए तो स्वतंत्रता और समानता के मध्य समन्वय स्थापित करना जो था वो चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि समाज में विद्यमान असमानता को समाप्त करने के लिए समाज के कमज़ोर, वंचित तथा पिछड़े तबकों को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए समाज के ताकतवर तथा साधन संपन्न वर्गों की अनियंत्रित स्वतंत्रता पर लगाम लगानी महत्वपूर्ण थी। यह कार्य सामाजिक न्याय की दृष्टि से बिल्कुल उचित था, किंतु ताकतवर जो लोग थे उनके ऊपर और उनसे स्वतंत्रता छीनी जा रही थी। लॉर्ड एक्टन का यह कथन है कि इस व्यवहारिक समस्या की ओर जो स्पष्ट रूप से संकेत करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। सामाजिक संविदा के विचार को वर्तमान में नए रूप में पुनर्जीवित किया है। ऑप्शन ए नॉजिक ने, ऑप्शन बी रॉल्स ने, ऑप्शन सी ओकसॉट ने, ऑप्शन डी हन्ना आरेंट ने। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट आंसर रॉल्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। लोक कल्याणकारी राज्य आवश्यक रूप से संश्लेषण है। ऑप्शन ए साम्यवाद और आदर्शवाद का, ऑप्शन बी समाजवाद और साम्यवाद का, ऑप्शन सी उदारवाद और समाजवाद का, ऑप्शन डी जो है वो व्यक्तिवाद और फांसीवाद का। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा उदारवाद और समाजवाद का। ऑप्शन सी इज राइट। जो इसमें देखते हैं लोक कल्याणकारी राज्य जो है वो उदारवाद एवं समाजवाद का संश्लेषण है। उदारवाद का जो उदय हुआ था वो जो हुआ था वो 17वीं शताब्दी में हुआ था। उदारवाद का जो संविदावादी विचार थे, जो उनकी मतलब अवधारणा थी, उसी में उदारवादी विचार जो सर्वप्रथम था उसको देखा जा सकता था, जिसे प्रारंभ में व्यक्तिवाद, उदारवाद एवं कल्याणकारी आदि नामों से भी संबोधित किया जाता था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। राज्य के ऐतिहासिक विकास का कौन सा क्रम सही है? तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा पूर्वी राज्य, सामंती राज्य, रोमन साम्राज्य और राष्ट्र राज्य। ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा सामंती राज्य, पूर्वी राज्य, रोमन साम्राज्य, राष्ट्र राज्य। ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्वी राज्य, रोमन साम्राज्य, सामंती साम्राज्य, राष्ट्र राज्य। ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा रोमन साम्राज्य, पूर्वी राज्य, राष्ट्र राज्य और सामंती राज्य। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा होगा सबसे पहले पूर्वी राज्य या प्राच्य राज्य। प्राच्य राज्य। उसके बाद से हमारा हो जाएगा रोमन साम्राज्य, उसके बाद से हो जाएगा सामंती साम्राज्य, उसके बाद से हो जाएगा राष्ट्र राज्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। किसने राज्य की जगह रिपब्लिक शब्द को प्रमुखता दी? तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो मैकियावेली हो जाएंगे, ऑप्शन बी बोंदा हो जाएंगे, ऑप्शन सी सेबाइन हो जाएंगे और ऑप्शन डी हाफ्स हो जाएंगे। तो जो राज्य के स्थान पे रिपब्लिक शब्द जो दिया था वो दिए थे बोंदा ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है। यह ऑप्शन ए ग्रीक शब्द है, ऑप्शन बी अंग्रेजी शब्द है, ऑप्शन सी फ्रांसीसी शब्द है, ऑप्शन डी लैटिन शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यह एक ग्रीक शब्द है। जो पॉलिटिक्स मतलब राजनीति शब्द की उत्पत्ति जो है वो यूनानी या ग्रीक शब्द है। पोलिस से मतलब राजनीति शब्द बना था, जिसका अर्थ उस भाषा में नगर राज्य होता है। 500 वर्ष पूर्व नगर राज्यों को पोलिस ही कहा जाता था। यूनानी विचारकों ने इस नगर राज्यों की गतिविधि का नाम
पॉलिटिक्स दिया। पॉलिटिक्स शब्द सर्वप्रथम अरस्तु द्वारा प्रयोग किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से किस पुस्तक में कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? तो ऑप्शन ए जो है सिटीजन इज चर्चमैन, सिटीजन एवं चर्चमैन, सिटीजन एंड चर्चमैन और सिटीजन नॉट चर्चमैन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सिटीजन एंड चर्चमैन। हमने आगे भी ये क्वेश्चन किया था। इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग जो इसका किया था ये इन्होंने आर्क बिशप टेम्पल है, आर्क बिशप टेम्पल ने किया था। और इनकी जो बुक है सिटीजन एंड चर्चमैन जो आई थी 1941 में, इसी में इन्होंने सर्वप्रथम वेलफेयर स्टेट शब्द का प्रयोग किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। कौन पावर इलीट नामक ग्रंथ का लेखक है? तो जेम्स बर्नहम, हेराल्ड लासवेल, ऑप्शन सी ग्रेवियल आमंड, ऑप्शन डी जो है सी राइट मिल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सी राइट मिल्स। देखा जाए तो ये संभ्रांत वर्ग के संबंध में सी राइट्स मिल का एक बुक था जो था द पावर इलीट करके था। इसी में इन्होंने मिल जो थे इनके अनुसार संभ्रांत वर्ग या समाज के संस्थात्मक परिदृश्य की उपज होता है। आधुनिक समाज में सत्ता संस्थाबद्ध होती है जिसके परिणाम स्वरूप कुछ संस्थाएं तथा उन संस्थाओं के पदक्रम में सर्वोच्च स्थानों पर स्थित लोग जो थे वो सामाजिक ढांचे में सामरिक महत्व के आदेश केंद्रों का गठन करते थे। जो ऐसी स्थिति में सत्ता वर्गों की नहीं बल्कि संस्थाओं की विशेषता होती थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52। इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 52 में ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक हैं। तो लॉर्ड ब्राइस हैं, ऑप्शन बी हरमन फाइनर हैं, ऑप्शन सी आस्टीन हैं, ऑप्शन डी हेराल्ड लास्की हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 52 है इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएंगे हमारे हेराल्ड लास्की जी। जो लास्की थे ये जो 20वीं ये ऑप्शन नंबर डी जो लास्की थे ये 20वीं सदी के बहुत ही महत्वपूर्ण चिंतक थे। ये बहुलवाद का समर्थन करते थे। राज्य की एकलवादी संप्रभुता के सिद्धांत का जो था वो तीव्र आलोचक भी थे। ये इन्होंने अपने लेखन कार्य एवं को एक बहुलवादी रूप में प्रारंभ किया और अंत एक जनतांत्रिक समाजवादी के रूप में किया। इनके चिंतन तथा लेखन के केंद्र में सदैव मानव की स्वतंत्रता और गरिमा रही है। इनकी एक बुक है जो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स करके है और वो बुक जो आई थी वो 1925 में आई थी। वो भी बहुत महत्वपूर्ण बुक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। सार्वजनिक कल्याण विधायक का विधेय होना चाहिए किसका कथन है? ऑप्शन ए हॉब्स की, ऑप्शन बी प्लेटो की, ऑप्शन सी मार्क्स की और ऑप्शन डी वेंथम की। तो ये जो करेक्ट आंसर है ये हमारा हो जाएगा 53 का वेंथम हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगर देखा जाए तो यह कथन वेंथम का है। वेंथम ने तत्कालीन समय में प्रचलित नैतिकता की सभी धारणाओं का खंडन किया और उपयोगिता को नैतिकता तथा मानवीय जीवन का आधार माना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। हीगल की द्वंद्वात्मक विधि थी। ऑप्शन ए राजनीति के विज्ञान का निर्माण करना, ऑप्शन बी ज्ञान की दार्शनिक विधि को स्वीकार करना, ऑप्शन सी
इस बात पर बल देना कि प्राकृतिक विज्ञान की विधियां तथा सामाजिक विज्ञान की विधियां एक समान है। ऑप्शन डी, प्रतिवाद की समस्या सुलझाना। तो हीगल का जो द्वंद्वात्मक विधि थी, इसमें तो आप ऐसे ही बता दोगे प्रतिवाद की समस्या सुलझाना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। द सिटी ऑफ गॉड के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए है मार्सेलियो द पादुआ, ऑप्शन बी है मार्टिन लूथर, ऑप्शन सी है सेंट ऑगस्टाइन, ऑप्शन डी है सेंट थॉमस एक्विनास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मार्टिन लूथर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये जो हैं मार्टिन लूथर जो हैं, ये जर्मन जो थे धर्मशास्त्री थे, विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, पादरी एवं चर्च सुधारक भी थे ये। और ये इन्होंने पश्चिमी जो यूरोप के विकास की जो थी उसकी काफ़ी अच्छी सी दशा बदल दी थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। मनु के अनुसार निम्न में से कौन राज्य के अंग नहीं है? तो ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी पुरोहित, ऑप्शन सी अमात्य, ऑप्शन डी कोष। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे मनु के अनुसार कौन राज्य का अंग नहीं है? पुरोहित नहीं है। मनु और कौटिल्य जो थे दोनों राज्य के सप्तांग स्वरूप पर चर्चा करते हैं। मनु के अनुसार राज्य जो है समाज की रक्षा एवं कल्याण करता है। सप्तांग सिद्धांत में राज्य के अंगों की चर्चा मनु द्वारा भी की गई है और कौटिल्य द्वारा, जिसमें स्वामी मतलब कि राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र शामिल है। इसमें पुरोहित का उल्लेख नहीं मिलता है। ये कौटिल्य और मनु दोनों के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। निम्नलिखित प्राचीन लेखकों में से किसे लोग भारत का मैकियावेली कहते हैं? तो इसमें से कौटिल्य जी हो जाएंगे, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मनु और ऑप्शन डी बृहस्पति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कौटिल्य। भारत के मैकियावेली के नाम से प्रसिद्ध कौटिल्य ने राजा के आवश्यक गुणों पर बल दिया था। वह अपने राजा को केवल सत्ता उपयोग करने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं देखते थे, वह राजसी बनाना चाहते थे। उनके अनुसार राजा को कुलीन, धर्म की मर्यादा चाहने वाला, कृतज्ञ, दृढ़ निश्चय वाला, विचारशील, सत्यवादी, विवेकपूर्ण, वृद्धों के प्रति आदरशील, दूरदर्शी, उत्साही, युद्ध में भी चतुर होने वाला चाहिए था। आगे देखते हैं, गांधी जी द्वारा किसको अपना राजनीतिक गुरु माना गया? क्वेश्चन नंबर 58 का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें बीजी तिलक जी हो जाएंगे, जी के गोखले हो जाएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले, और MG रनाडे हो जाएंगे, ऑप्शन सी आर दास हो जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जी। गोखले जी को चांदी की वाणी वाला वक्ता भी कहा जाता है। और जो सर्वप्रथम जो गोखले थे वो गांधी जी से उनकी मुलाकात जो हुई थी वो हुई थी 1896 में इनकी मुलाकात हुई थी। और जो 1912 में इन दोनों की मुलाकात दक्षिण अफ्रीका में हुई थी, जहां गांधी जी गोखले के नेतृत्व में शैली और संघर्ष के तरीके से प्रभावित हुए थे। भारत आने के पश्चात गांधी जी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन के इन्हीं तौर तरीकों का प्रयोग किया था। राजनीतिक गुरु मानते थे गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन भारत में निर्वाचन सुधारों से संबंध नहीं है? तो इसमें ये समितियां दी हुई हैं और इसमें से कौन निर्वाचन सुधारों से संबंधित नहीं है? तो इसमें तारकुंडे समिति, बी दिनेश गोस्वामी समिति, सी NN बोहरा समिति और डी इंद्रजीत गुप्त समिति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ये राइट है।
और यही जो है संबंधित नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भारत में निर्वाचन सुधारों से संबंधित जो हैं वो समितियां कौन सी हैं, तो तारकुंडे समिति भी हो जाएगी, दिनेश गोस्वामी समिति हो जाएगी और इंद्रजीत गुप्त समिति हो जाएगी। और ये जो समिति है एन बोहरा समिति, ये 1993 में आई थी, 1993 में आई थी। ये संबंधित नहीं है। ये भारतीय राजनीति में अपराध और राजनीति के बीच साठगांठ की जांच करने के लिए ये वाली आई थी, ये समिति एन बोहरा समिति। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है, यह व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यह कथन किसका है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा गार्नर हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा मिडिंग्स हो जाएंगे, और ऑप्शन सी हो जाएगा बलंसली हो जाएगा, ऑप्शन डी लीलॉक हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारे हो जाएंगे लीलॉक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो ऑप्शन ए जो है वो अरस्तु ने किया, ऑप्शन बी मार्क्स ने किया, ऑप्शन सी लॉक ने किया, ऑप्शन डी ग्रीन ने किया। तो 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। निम्न में से कौन लोकतंत्र का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा न्यायपालिका जवाबदेह होती है विधायिका के प्रति, ऑप्शन बी हो जाएगा न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा प्रेस स्वतंत्र होता है, और ऑप्शन डी हो जाएगा सार्वजनिक राय प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, न्यायपालिका जवाबदेह होती है विधायिका के प्रति। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था? तो असहयोग आंदोलन में, रॉलेट एक्ट में, अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल में, बारडोली सत्याग्रह में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल में। ये जो अहमदाबाद कारखाने वाला जो हड़ताल है ये हुआ था 1918 में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में कल मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच।